The legend filmmaker Rajmouli. Legendary director Rajmouli. SSR Rajamouli. Rajmouli sir. For Rajamouli sir and Hi, this is Rajmouli. जब पर्दे पर हर कहानी एक युद्ध बन जाए, जब किरदार सिर्फ अभिनय न करें बल्कि इतिहास रच दें, और जब डायरेक्टर की सोच स्क्रिप्ट से कहीं आगे जाकर सिनेमा को महाकाव्य में बदल दे, तब पैदा होता है एक रहस्य, एक नाम, SS राजामौली। क्या है इस फिल्मकार के विजन में ऐसा जो उसे बना देता है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा जादूगर? बाहुबली में छुपी वो परतें, RRR के पीछे की रणनीति और अब SSMB 29 में कौन सा राज छुपा है? आज 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर हम खोलेंगे वो सीक्रेट दरवाजे जिनसे बाहर निकलता है सिर्फ एक नाम, राजामौली, द बाप ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। SS राजामौली इंडियन सिनेमा का वो मुहर बन चुके नाम जिसे लगते ही लोग ये पूछना छोड़ देते हैं कि फिल्म का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है या किस प्रोडक्शन हाउस ने इसे बनाया है। जब राजामौली का नाम जुड़ता है तो वो फिल्म नहीं रहती, वो बन जाती है एक जश्न, सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल। एक ऐसा मास्टर डायरेक्टर जिसने पैंडेमिक के बाद थिएटर से दूर हो चुकी ऑडियंस को न सिर्फ वापस खींच लाया बल्कि अपनी फिल्म से 1236 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके ये साबित कर दिया कि जब कहानी दिल से निकले और विजन ग्रैंड हो तो बॉक्स ऑफिस की हर लिमिट टूट सकती है। और खास बात ये कि उन्होंने रीजनल सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर वो पहचान दिलाई जिसका सपना कई डायरेक्टर्स सिर्फ देखते हैं। पर असली सवाल तो यही है, राजामौली आखिर ऐसा क्या करते हैं जो जानने और समझने के बाद भी दूसरे डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में वैसा जादू नहीं रच पाते? उनकी खासियत ये है कि वो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कहानी के पीछे नहीं भागते, चाहे वो बाहुबली जैसी ऐतिहासिक गाथा हो या RRR जैसा ब्लॉकबस्टर धमाका, ईगा जैसी अनोखी कल्पना हो या सीमाधरी और डोंगा जैसे इमोशन से भरे किरदार। हर बार उनकी कहानी बेहद सिंपल होती है लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा कि देखने वाला भूल जाए कि वो एक फिल्म देख रहा है, उसे लगता है कि वो उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। राजामौली सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वो एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। राजामौली की हर फिल्म ऑडियंस को एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है जो उन्हें रियलिटी से काटकर सीधे एक नई, भव्य और इमोशनल दुनिया में ले जाती है। इतना ही नहीं, पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार तक ये मान चुके हैं कि उनकी फिल्म की सक्सेस के पीछे कहीं न कहीं राजामौली का प्रभाव है। यहाँ तक कि जब भी छावा जैसी बड़ी कहानियों की बात होती है तो पब्लिक की पहली इच्छा यही होती है, काश इसे राजामौली ने डायरेक्ट किया होता। तो आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ राजामौली की फिल्म मेकिंग स्टाइल को डिटेल में डिकोड करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने न सिर्फ तेलुगु सिनेमा को बल्कि पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नए मायनों में रीडिफाइन किया। और अब जब वो SSMB 29 पर काम कर रहे हैं तो सवाल उठता है, आखिर वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी इंडियन डायरेक्टर ने करने की हिम्मत नहीं की। तो चलिए आज हम उस विजनरी फिल्म मेकर की सक्सेस, उनकी फिल्मों और उनकी सिनेमैटिक थिंकिंग की परतों को खोलते हैं जिसने इंडियन सिनेमा को वाकई में ग्लोबल मैप पर रख दिया। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, फिर चाहे आप राजामौली के कट्टर फैन हो या बॉलीवुड के वफादार वोटर, क्योंकि आज की बात हर सिनेमा लवर के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा राजामौली का इंडियन सिनेमा पर प्रभाव और दूसरा उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल के यूनिक एलिमेंट्स पर फोकस करेगा। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने सिर्फ मास्टरपीस फिल्में नहीं बनाई बल्कि दूसरे फिल्म मेकर्स को भी बड़े सपने देखने की आजादी दी। वो शख्स हैं कोडूरी श्री शैला श्री राजामौली, जिनका नाम आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बतौर प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर गूंजता है। बाहुबली और RRR जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्मों के पीछे जिनका विजन था वो आज इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक डायरेक्टर्स में से एक हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि राजामौली ने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो डायरेक्टर बनेंगे। असल में जब उन्हें अपने करियर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपने पिता विजेंद्र प्रसाद से कह दिया, मुझे डायरेक्टर बनना है। At one point in my life, I dropped out of college and I was doing nothing. And my father was continuously after me, asking me, like, what do you want to do in your life? What you want to be? It doesn't matter whatever you want to be, you have to work for it. You can't sit idle and waste your time. So, just to escape from my father, I said I want to become a director. And, I had no intention, I had no understanding of
what one needs to be to become a director at that point of time. और बस उसी पल से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेकर क्रांति कुमार के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत अनजाने में हुई, लेकिन जिसकी मंजिल ने इंडियन सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। इसके बाद राजामौली पूरे 6 साल तक अपने पिताजी भी विजेंद्र प्रसाद के साथ काम करते हैं और यहीं से वो फिल्म राइटिंग की बारीकियां सीखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उनके लिखे गए स्क्रिप्ट्स को बाकी डायरेक्टर्स ठीक से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे थे। नतीजा, ज्यादातर फिल्में रिजेक्ट हो जाती थीं। और यही वो मोड़ था जब राजामौली ने ठान लिया, अब मैं खुद ही अपनी कहानियों को पर्दे पर जिंदा करूंगा। इसके बाद उन्होंने राघवेंद्र राव के साथ मिलकर कई कमर्शियल एड्स डायरेक्ट किए और वहां से उन्हें कैमरे और विजुअल नरेशन की असली समझ मिली। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 1 और सीमाद्री जैसी फिल्मों में उन्होंने जूनियर एनटीआर को डायरेक्ट किया और एक के बाद एक हिट से इंडस्ट्री को चौंका दिया। फिर आया साल 2004 जब उन्होंने SY नाम की एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बनाई। खास बात, उस फिल्म में रग्बी जैसे गेम को दिखाया गया। एक ऐसा वक्त जब इंडिया में रग्बी का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना था। इसके बाद छत्रपति, यमडोंगा, मगधीरा जैसी फिल्मों से उन्होंने रीजनल सिनेमा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन जब बात ईगा की आई तो उन्होंने सबको चौंका दिया। एक ऐसी फिल्म जिसमें लीड कैरेक्टर है एक मक्खी, जी हाँ, एक मक्खी जो इंसानी इमोशंस बदला और हीरोइज्म को इतने दमदार तरीके से पेश करती है कि देखने वाला दंग रह जाता है। राजामौली ने ईगा से ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास विजन है, डेडिकेशन है और अपने आर्ट पे भरोसा है तो फिर कोई भी कहानी, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे, वो स्क्रीन पर जादू बनकर बिखरती है। अब तक राजामौली न सिर्फ ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि हर नई फिल्म के साथ अपने ही फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते गए। मगधीरा और ईगा जैसी फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिल चुका था। लेकिन फिर आया साल 2015 और इसी साल उन्होंने सिनेमा को वो तोहफा दिया जिसे आज भी लोग सिर झुकाकर याद करते हैं, बाहुबली। बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक मूवमेंट था और यहीं से शुरू हुआ पैन इंडिया मूवीज का वो ट्रेंड जिसने रीजनल और नेशनल का फर्क ही मिटा दिया। उसके बाद जब भी राजामौली कोई फिल्म लेकर आए तो ऑडियंस के लिए मेन्यू में कुछ ऐसा होता जो उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं होता। फिर चाहे वो बाहुबली 2 का इमोशनल क्लाइमेक्स हो या RRR का इंटरनेशनल स्केल पर बना एक्शन ड्रामा, हर बार उनकी फिल्म ने नई सिनेमैटिक बेंचमार्क सेट किए। आज अगर हम पुष्पा, KGF, कांतारा या हनुमान जैसी फिल्में पूरे देश भर में देख पा रहे हैं और हर विजनरी डायरेक्टर अपनी कहानी को पैन इंडिया ऑडियंस तक कॉन्फिडेंटली पहुंचा पा रहा है, तो इसका बड़ा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि राजामौली को जाता है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार खुद ये कहते हैं कि अगर राजामौली न होते तो शायद वो भी अपनी फिल्म को उस लेवल तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कहानी सुनने और दिखाने के अंदाज को जिसने बदल दिया वो नाम है राजामौली। पुष्पा की सक्सेस मीट में एक इमोशनल पल तब आया जब डायरेक्टर सुकुमार ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ राजामौली सर के वजह से। असल में शुरुआत में सुकुमार खुद पुष्पा को नेशनल लेवल पर लाने के मूड में नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये फिल्म पैन इंडिया अपील नहीं रखती। लेकिन तब सामने आए राजामौली। उन्होंने सुकुमार को न सिर्फ इस फिल्म की पोटेंशियल की अहमियत समझाई बल्कि उन्हें नेशनल रिलीज के लिए पूरी तरह कन्विंस भी किया। और क्या आपको पता है, साल 2018 में KGF के प्रोड्यूसर भी राजामौली से मिलने पहुंचे थे, सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या हमें ये फिल्म तेलुगु में रिलीज करनी चाहिए। राजामौली ने न सिर्फ उन्हें हाँ कहा बल्कि उनका विजन देखकर उन्हें और भी आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने कहा, सिर्फ तेलुगु क्यों, इसे पूरे देश में रिलीज करो। और यहीं से KGF जैसी फिल्म को मिला वो ब्रेक जिसने उसे सिर्फ कन्नड़ नहीं पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बना दिया। और तो और पुष्पा 2 के प्री रिलीज इवेंट में खुद राजामौली ने मंच से ये तक कह दिया, अब इस फिल्म को किसी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, फैंस तो पहले ही वर्ल्ड वाइड इसके टिकट्स खरीद चुके हैं। పుష్ప 2 కి బన్నీతో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఎటువంటి ప్రమోషన్ అవసరం లేదని, నాట్ నీడెడ్, బికాజ్ మొత్తం ఇండియా మొత్తం और ప్రపంచంలో ఇండియన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అందరూ కూడా ఆల్రెడీ టికెట్లు కూడా కొనేసుకుని ఉంటారని అర్థమైపోతుంది। ये है राजामौली का प्रभाव, एक ऐसा डायरेक्टर जो खुद तो लीजेंड है ही लेकिन दूसरों के विजन को भी आसमान छूने की ताकत दे देता है।
राजा मौली हमेशा ये मानते हैं कि अगर आपकी कहानी में दम है तो लैंग्वेज बैरियर जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी किसी भी भाषा में रिलीज हो, वो थिएटर में जाकर पब्लिक का दिल जीत ही लेती है। यह बात सिर्फ उनके फैंस नहीं कहते, राम गोपाल वर्मा जैसे दिग्गज डायरेक्टर भी खुलेआम मानते हैं कि राजा मौली की वजह से फिल्म मेकर्स को ये यकीन हुआ कि अगर वो अपनी फिल्म पर भरपूर मेहनत और पैसा लगाएंगे तो उसे रिकवर करना मुमकिन है। और इतना कहकर आरजीवी रुकते नहीं हैं। वो साफ कहते हैं कि पूरे तेलुगु सिनेमा को राजा मौली को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा विजनरी है जिसने उनके सिनेमा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। राजा मौली की फिल्मों की वजह से ही आज ऑडियंस दूसरी भाषाओं की फिल्मों को भी खुले दिल से स्वीकार करने लगी है। वो पुराना मिथ कि दूसरी भाषा की फिल्में थिएटर में नहीं चलती, राजा मौली ने उसे हमेशा के लिए तोड़ डाला और आज इसी बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठाया है। साल 2024 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्में जैसे प्रमालू, आवेशम, मंजुमल बॉयज, मार्को, ब्रह्म और योगम ने बता दिया कि कंटेंट अगर दमदार हो तो भाषा नहीं, इमोशन काम करता है। और इस क्रांति की नींव किसी और ने नहीं, राजा मौली ने रखी थी। सबसे पहला और सबसे दमदार एलिमेंट है इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्चर। जिस चीज को बाकी फिल्म मेकर्स प्रिमिटिव समझकर नजरअंदाज करते रहे, राजा मौली ने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी फिल्मों में रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रों से भरपूर इंस्पिरेशन लेकर उन्हें मॉडर्न ऑडियंस के सामने बिल्कुल ग्रैंड और विजुअली मैजेस्टिक अंदाज में पेश किया। उनकी फिल्मों में आपको मिलते हैं भव्य किले, एपिक बैटल्स, राजा और उसकी प्रजा, और हर वो एलिमेंट जो पुराने जमाने के गौरव को आज के सिनेमा में जिंदा कर देता है। चाहे बात हो बाहुबली की देवसेना और भल्लाल देव की, जिन्हें उन्होंने सीता और रावण की तरह पेश किया, या महाभारत के कौरव पांडव की तरह अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव की प्रतिद्वंदिता। हर किरदार, हर फ्रेम में कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। और कौन भूल सकता है वो आइकॉनिक सीन जहाँ शिवगामी देवी छोटे महेंद्र बाहुबली को गोद में लेकर नदी पार कर रही होती है। उस दृश्य में साफ तौर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का संदर्भ है, जब वासुदेव जी ने उन्हें यमुना नदी पार कराई थी। तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। राजा मौली की यही खूबी है, वो हमारी पुरानी कहानियों को सिर्फ रिटेल नहीं करते, उन्हें ऐसे रिक्रिएट करते हैं कि वो फिर से सजीव हो उठती हैं और हर जनरेशन से कनेक्ट कर जाती हैं। यही है उनकी फिल्म मेकिंग का पहला और सबसे पावरफुल सीक्रेट। अब जरा मगधीरा को याद कीजिए, वो दमदार सीन जब रामचरण काल भैरव बनकर ब्रिज पर अकेले पूरी आर्मी को धूल चटा देते हैं। सिनेमाई लेवल पर वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर आपने सिमाद्री देखी हो तो वहाँ तो राजा मौली ने हद ही कर दी थी। जहाँ आम तौर पर बलि में बकरी दिखाई जाती है, वहाँ उन्होंने सीधे एक रेपिस्ट को देवी की बलि के तौर पर दिखा दिया। ऐसा कॉन्सेप्ट न पहले किसी ने सोचा था न दिखाया। फिर आता है RRR, एक ऐसा विजन जहाँ रामचरण को श्री राम और जूनियर NTR को भीम के रूप में दिखाया गया। सिर्फ लुक्स या एक्शन ही नहीं, उनकी पूरी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और इमोशन रामायण और महाभारत के कैरेक्टर से गहराई से जुड़े हुए थे। राजा मौली ने सिर्फ इन ग्रंथों को देखा नहीं, उन्हें जिया है। उन्होंने रामायण, महाभारत के अलग अलग संस्करण पढ़े हैं, यहाँ तक कि अमर चित्र कथा जैसी क्लासिक्स को भी खंगाला है। यही वजह है कि उनकी सोच आम फिल्म मेकर्स से बिल्कुल अलग है। वो अक्सर सोचते हैं, अगर श्री कृष्ण ने कर्ण का साथ दिया होता तो क्या होता? अगर अर्जुन पांडव नहीं बल्कि कौरवों की तरफ से लड़ता तो क्या तस्वीर बनती? राजा मौली का असली घर उनका इमेजिनेशन है। वो इस रियल वर्ल्ड से ज्यादा अपने विजनरी यूनिवर्स में रहते हैं। We know there is a friendship between Duryodhana and Karna. We know there is a friendship between Krishna and Arjuna. But my mind works like, what if there is a friendship between Krishna and Karna? No, that is how I think. That would be so fascinating. वहीं से निकलती हैं उनकी वो कहानियाँ जो सीधे हमारे दिलों में उतर जाती हैं। अब जब लोगों के मन में ये सवाल आता है, राजा मौली खुद महाभारत क्यों नहीं डायरेक्ट करते, तो जान लीजिए इसका जवाब वो बहुत पहले ही दे चुके हैं। और वो जवाब उनके इम्तिहान से कम नहीं है, जो अब आगे जानेंगे। Now I am talking about Mahabharata, 4 parts, which is a minimum of 6 years. Which has characters like Krishna, Duryodhana, Bhima, Arjuna, Bhishma, and number of characters, 25-30 characters. Now can you imagine any star who would give 6 years of his time to make this Mahabharata?
और यही तो राजा मौली की सबसे बड़ी ताकत है। वो एंशिएंट इंडियन कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर उन्हें अपनी फिल्मों में विद ड्यू रिस्पेक्ट इस तरह से पिरोते हैं कि हर दर्शक, चाहे वो किसी भी भाषा या रीजन से हो, उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही है वो सबसे बड़ा रीजन कि आज लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी पूरे पैन इंडिया में लोग राजा मौली की फिल्मों से दिल से कनेक्ट हो पाते हैं। और सच कहूँ तो ग्रीक माइथोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे इंडियन स्क्रिप्चर के सामने। जितने कॉम्प्लेक्स, डीप और लेयर्ड हमारे ग्रंथ हैं, अगर उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन राजा मौली की फिल्मों की दूसरी सबसे बड़ी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है उनका वो तड़का जो हर बार ऑडियंस का दिल जीत लेता है, और वो है ब्लेंडिंग ऑफ इमोशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। राजा मौली उन गिने चुने फिल्म मेकर्स में से हैं जो अपनी फिल्मों में आर्ट और कॉमर्स का परफेक्ट बैलेंस लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, एक्शन हो या फिर सिनेमैटोग्राफी, इन सब के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा असर करती है वो है इमोशन। उनकी फिल्मों के कैरेक्टर सिर्फ किरदार नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, महसूस होते हैं। उनकी तकलीफ, उनका संघर्ष, उनकी जीत, सब कुछ हमें स्क्रीन के उस पार बैठे हुए भी छू जाता है। अब अगर हम राजा मौली की इमोशन ब्लेंडिंग मास्टरी को समझना चाहें तो शुरुआत करनी होगी स्टूडेंट नंबर 1 से। याद है आपको, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर शुरुआत में एकदम शांत, नॉर्मल सा होता है, लेकिन जैसे ही विलेन उसे छेड़ते हैं उसका अंदर का अग्नि रूप जाग उठता है। अब वहीं अगर सिमाद्री या छत्रपति जैसी फिल्मों को देखो तो उनमें कैरेक्टर शुरू से ही एग्रेसिव होते हैं, यानी राजा मौली हर बार अपनी कहानी के हिसाब से इमोशंस को एडजस्ट करते हैं, न ज्यादा न कम, बिल्कुल सटीक मात्रा में। Why it is always revenge? The strongest emotion in it. And పనిగట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక revenge अब बाहुबली द कंक्लूजन का ही उदाहरण लो। कहानी बेसिकली एक बेटे की अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की यात्रा है, लेकिन ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। इसमें आत्मसम्मान है, ममता है, बलिदान है, विश्वासघात है और रॉयल रिवेंज का वो तड़का जिसे देखकर पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। आरआरआर में कहानी अंग्रेजों के अत्याचार से बदला लेने की है, लेकिन उसके भीतर भी राजा मौली ने मस्कुलर इमोशंस जैसे पावर, एंगर, ब्रदरहुड को इतनी खूबसूरती से बुना है कि वो सिर्फ फाइट सीन्स नहीं लगते, वो फील होते हैं। अब आप ही बताओ, कोई आम आदमी आधे टन का शिवलिंग कंधे पर उठाता है क्या, या सीधे सांड को मैदान में धूल चटा देता है? लेकिन जब राजा मौली ये सीन दिखाते हैं तो उसमें इमोशन की ऐसी परतें होती हैं कि वो सीन असंभव नहीं बल्कि सिंबॉलिक लगने लगता है। देवत्व, ताकत और फेथ का प्रतीक। क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। और आरआरआर में जो ब्रदरहुड दिखाया गया, राम और भीम की दोस्ती, ब्रो कोड की वो वाइब, वो किसी भी फ्रेंडशिप ड्रामा से 100 गुना ज्यादा असर छोड़ती है। और कैसे भुला सकते हैं कटप्पा की लॉयल्टी, या राम का अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेजों की आर्मी तक ज्वाइन कर लेना। ये सब सिर्फ एक्शन नहीं है, ये है वो इमोशनल माइलस्टोन्स जो दर्शक के दिल में सीधा जाकर लगते हैं। राजा मौली जानते हैं कि सिनेमा सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है, और वो हर फिल्म में यही करवा देते हैं। The way I operate is on the basis of emotion. So whether I give a spectacle, I don't give a spectacle, it might change, but the emotional part of it will not change. I got to have emotion underneath that. चाहे वो शिवगामी की आंखों से निकला आदेश हो या राम की आंखों में छिपी आग, मतलब साफ है। राजा मौली खुद कहते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग होगा इमोशन उतना ज्यादा लोग उस कहानी से कनेक्ट करेंगे। और यही वजह है कि उनकी फिल्मों में जब कोई कैरेक्टर लार्जर दैन लाइफ होता है, थोड़ा अनरियलिस्टिक भी लगता है, तब भी ऑडियंस उसे बिना किसी सवाल के अपना लेती है, क्योंकि उसके पीछे होता है एक गहरा इमोशनल कनेक्शन। अब अगर बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो यहाँ राजा मौली का गेम और भी जबरदस्त हो जाता है। इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक, फ्लैशबैक। अब आप कहेंगे फ्लैशबैक तो बाकी डायरेक्टर्स भी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन राजा मौली उसे मास्टरली यूज करते हैं।
वो क्या करते हैं, अपने हीरो की बैक स्टोरी को फिल्म के सेकंड हाफ तक सस्पेंस में रखते हैं, जैसे सिमाद्री, विक्रमार्कुडु, मगधीरा, बाहुबली, द बिगिनिंग या RRR। हर बार इंटरवल से ठीक पहले एक दमदार हुक डाला जाता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऑडियंस थिएटर छोड़कर टॉयलेट तक नहीं जाना चाहती। मगधीरा का वो 100 सोल्जर्स वाला फाइट सीन याद है ना, जो इंटरवल से पहले एक तूफान खड़ा कर देता है। और तो और हर 10 से 15 मिनट में ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए राजा मौली डालते हैं एक लैप वर्दी मोमेंट, वो सिनेमाई पल जो सीटियां और तालियां निकलवाता है और बार बार देखने को मजबूर कर देता है। अब बात करें उस तीसरे एलिमेंट की जो राजा मौली की फिल्मों में सच में 8 चांद लगा देता है, और वो है उनका VFX और CGI। राजा मौली जानते हैं कि विजुअल्स सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, वो कहानी को बड़ा बनाते हैं और फीलिंग को ऊंचा ले जाते हैं। फिर चाहे वो बाहुबली के महिष्मती किले का भव्य निर्माण हो या RRR में जानवरों का अटैक, हर फ्रेम हर सीन में VFX दिल में उतर जाता है। आजकल जब हम VFX और CGI के नाम पर आदि पुरुष, मोहनजोदारो और कलंक जैसी फिल्मों का महाविजुअल तमाशा देख रहे होते हैं, तो समझना जरूरी है कि विजुअल आर्ट सिर्फ चमक धमक नहीं है, ये असल में आर्ट और साइंस का एक बेमिसाल कॉम्बिनेशन है, और यही कॉम्बिनेशन राजा मौली हर बार मास्टरी के साथ अचीव करते हैं। अब सवाल उठता है, राजा मौली ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो सुनो, राजा मौली टेक्निकली उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने इमोशनली। वो अपनी फिल्मों में अक्सर ग्रीन स्क्रीन के बजाय ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि इससे शैडो प्रॉब्लम्स और ओवरलाइटिंग जैसे इश्यूज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और जब फाइनल आउटपुट बनता है तो बैकग्राउंड रिमूवल भी स्मूथली हो जाता है। लेकिन बस स्क्रीन चेंज कर देने से ही कमाल नहीं होता, राजा मौली हर VFX सीन की स्टोरी बोर्डिंग पहले से कर लेते हैं। अब स्टोरी बोर्डिंग मतलब हर सीन का स्केच या विजुअल आइडिया पहले से बना लेना। जैसा आपने देखा होगा तारे जमीन पर में ईशान जब पेंटिंग करता है तो हर फ्रेम उसकी कल्पना में पहले से बसा होता है, बस वैसा ही। इतना ही नहीं, VFX वाले सीन को बार बार ऑन और ऑफ सेट रिहर्स भी किया जाता है ताकि शूटिंग के समय कोई गड़बड़ी न हो। और सबसे कमाल की बात, राजा मौली अपने फिल्म सेट को पहले से ही CGI के हिसाब से डिजाइन करवा लेते हैं, यानी जहाँ कैमरा मूव होगा, जहाँ ग्राफिक्स बैठेंगे, जहाँ लाइट पड़ेगी, सब कुछ पहले से तय होता है। राजा मौली जानते हैं कि सिर्फ पैसा फेंकने से ग्रैंडनेस नहीं आती, प्लानिंग, टेक्निकल नॉलेज और विजन का मेल ही असली सिनेमैटिक जादू रचता है। और इसलिए जब उनकी फिल्म आती है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं लगती, वो एक लाइव एक्सपीरियंस बन जाती है। अब देखो, जैसे राजा मौली की फिल्मों में हर बार एक नया एक्शन डायरेक्टर होता है, वैसे ही उनके सेट पर हमेशा एक VFX सुपरवाइजर मौजूद होता है, और ऐसा कोई आम बंदा नहीं होता, बल्कि वो टेक्नोलॉजी और विजुअल इमेजिनेशन का मास्टर होता है। उदाहरण के लिए मगधीरा में पीट ड्रेपर जैसे VFX एक्सपर्ट ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ काम किया था, जिससे हर सीन में एक नई चमक आ गई थी। और बाहुबली के लिए तो सोचो, 25,000 स्केचेस सिर्फ सेट डिजाइन के लिए बनाए गए थे। अब सोचो कोई अपने काम के लिए कितना पैशनेट हो सकता है। इतना कि राजा मौली अब अपनी अगली फिल्म SSMB 29 के लिए खुद AI की क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायरेक्ट यूज होने वाला है। और वो भी कैसे? राजा मौली बनेंगे पहले इंडियन डायरेक्टर जो इतने हाई लेवल पर AI को अपनी फिल्म के विजुअल और नैरेटिव में इंटीग्रेट करेंगे, और यही चीज उन्हें बनाती है एक गोल्ड डायरेक्टर जो हर फिल्म के साथ सिर्फ ग्रो नहीं करता बल्कि इंडस्ट्री के लिए नई स्टैंडर्ड सेट करता है। क्योंकि जहां बाकी लोग सिर्फ फिल्म बना रहे हैं, वहीं राजा मौली सिनेमा को फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो राजा मौली की फिल्मों को बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर देता है, और वो है उनका स्पेक्टेक्युलर स्टोरी टेलिंग स्टाइल। देखो, राजा मौली एक फाइनेंस डायरेक्टर बाद में है, पहले वो एक नेचुरल स्टोरी टेलर है, और उनकी कहानियों का अंदाज इतना अलग और इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है कि सुनकर खुद सिर खुजाने लगो कि भाई ये कैसे कर लेते हैं। इसका सबसे मेजर सीक्रेट है ड्रामेटिक आयरनी। अब सोचो, जब कोई कैरेक्टर कुछ नहीं जानता और ऑडियंस पहले से जानती है कि आगे क्या होने वाला है, तब जो टेंशन, इमोशन और कनेक्शन क्रिएट होता है उसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। और इस टेक्निक के तो राजा मौली सच में बादशाह हैं। बाहुबली में ऑडियंस और कटप्पा दोनों जानते हैं कि कटप्पा ही बाहुबली को मारेगा, लेकिन खुद बाहुबली को इस बात की भनक तक नहीं होती। अब सोचो, उस एक सीन में कितना इमोशनल बम फूटा था। बाहुबली का बेटा शिबड़ू है, ये बात ऑडियंस को फिल्म के पहले हाफ में ही पता चल जाती है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स इसे नहीं जानते। और जब सच सामने आता है तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। छत्रपति में प्रभास की माँ उस
लड़के से नफरत करती है जो असल में उसका अपना बेटा होता है। हमें पता है लेकिन माँ को नहीं, और यहीं से दिल को छू लेने वाली इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। ईगा में समांथा को पता ही नहीं होता कि जो मक्खी उसकी मदद कर रही है वो असल में नानी का पुनर्जन्म है, लेकिन ऑडियंस जानती है, और इसी वजह से हर सीन में इमोशनल कनेक्शन और मजा दोगुना हो जाता है। यही है राजामौली स्टाइल। वो ऑडियंस को कहानी का हिस्सा बना देते हैं, सिर्फ दर्शक नहीं रखते, और इसी वजह से उनकी फिल्में सिर्फ देखने वाली चीज नहीं होती, वो महसूस करने वाला अनुभव बन जाती हैं। सीधा दिल से कनेक्ट, और फिर थिएटर से निकलते वक्त आंखों में चमक और सीने में गर्व। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो राजामौली की फिल्मों को हर किसी तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, और वो है कम कॉम्प्लेक्स, ज्यादा रिच स्टोरी लाइन। देखो, हाल ही में आई प्रशांत नील की सालार को ही ले लो। फिल्म में ग्रैंडनेस तो थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी लाइन थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लगी। नतीजा, कनेक्शन नहीं बन पाया। अब वहीं राजामौली की हर फिल्म को देख लो, वो पूरी तरह से कमर्शियल सिनेमा होती है, लेकिन इंटेंस भी, क्लासिक भी और इमोशनल भी। और सबसे बड़ी बात, उनकी स्टोरीज इतनी सिंपल होती हैं कि गांव, कस्बा, शहर, हर तबके का इंसान उससे जुड़ जाता है। आज भी भारत का बच्चा बच्चा बाहुबली को जानता है। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी सीधी, इमोशनल और साफ थी। सेम चीज उनकी बाकी फिल्मों में भी दिखती है। स्टोरी को इतना सिंपल रखा जाता है कि दादी से लेकर 10 साल का बच्चा तक समझ सके, लेकिन स्क्रीन पर जो रिचनेस दिखती है वो लाजवाब होती है। अब अगला पॉइंट, ड्रामेटिक पे ऑफ थ्रू ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स। मतलब कहानी में जो चीजें आप सोचते हैं कि बस ऐसे ही पड़ी हैं, राजामौली उन्हें भी इमोशन और ड्रामा का इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। जैसे छत्रपति का वो लौटा वाला सीन जिसने ऑडियंस की आंखें नम कर दी थी। भल्लाल देव की दूरबीन जो सिर्फ देखने का नहीं बल्कि पावर और लालच का सिंबल बन गई। बाहुबली में हाथी पर चढ़कर एंट्री, एकदम रॉयल और सिनेमैटिक एक्सीलेंस का परफेक्ट उदाहरण। भल्लाल देव का सांड से फाइट वाला सीन जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उनके क्रूर कैरेक्टर को डीपली दिखाता है। और फिर आरआरआर, भाई वहाँ तो राजामौली पूरा जंगल ही थिएटर में उतार लाए। बाघ, हिरण, भालू सब एक्शन का हिस्सा बन गए। राजामौली की फिल्मों में हर चीज का मतलब होता है। हर ऑब्जेक्ट, हर जानवर, हर फ्रेम सिर्फ शो ऑफ नहीं, स्टोरी का हिस्सा। वैसे तो राजामौली खुद एक चलता फिरता फिल्म स्कूल है, लेकिन अब जब आप उनकी अगली फिल्म देखेंगे तो यकीन मानिए इन सारी डिटेल्स को नोटिस करके फिल्म का मजा डबल हो जाएगा। और बताने के लिए तो अब भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो पहले ही थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताओ, और अगली बार हम राजामौली के माइंड के अंदर की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस कहानी का अगला चैप्टर यानी राजा पार्ट 2 जल्द से जल्द आए, तो कमेंट सेक्शन को भर दो राजा पार्ट 2 से। जितना ज्यादा स्पैम करोगे उतनी जल्दी अगली एपिक वीडियो लेकर लौटूंगी। और हाँ, इस तरह की डीप डाइव, रिसर्च बेस्ड, थ्रिलिंग और सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में सिर्फ वक्त ही नहीं, हमारा काफी मेहनत, रिसोर्स और पैसा भी जाता है, ताकि आपको मिल सके एक ऐसा कंटेंट जो सिर्फ जानकारी न दे बल्कि थ्रिल भी करे, कनेक्ट भी करे और सोचने पर मजबूर कर दे। तो अगर आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया हो तो दिल से लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबसे जरूरी 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को अभी सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में छिपी होती है एक कहानी, हर स्टोरी में एक ट्विस्ट और हर ट्विस्ट में एक सीक्रेट जिसे सुलझाना है हमें और आपको मिलकर। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई फिल्म, एक नई परत और कुछ ऐसे राज लेकर जो सिनेमा के पर्दे से परे हैं। तब तक के लिए ध्यान रखो।